ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पीएचडी कोर्स वर्क के अंतर्गत भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन क्षेत्र का चयन कैसे करें, इस संबंध में व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अध्ययन क्षेत्र यानी कि शोध समस्या का चयन हो चुका है। अब शोध कहाँ करना है, किस क्षेत्र में करना है, इसका चयन किन बातों पर निर्भर करता है, या उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शोध समस्या। अध्ययन क्षेत्र के चयन के लिए कुछ प्रमुख मापदंड हैं, कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिन पे हमें विचार करना होता है। सबसे पहला तथ्य है कि शोध समस्या के आधार पर ही आप अपने अध्ययन क्षेत्र का चयन करें। शोध समस्या यानी कि आप जो अध्ययन क्षेत्र चयनित कर रहे हैं वो आपकी शोध समस्या के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस भौगोलिक तथ्य का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, जो भौगोलिक तथ्य आपके शोध में प्रस्तावित हैं, वे समस्त तत्व उस अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होने चाहिए। शोध समस्या और शोध का अध्ययन क्षेत्र ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरीके से पूरक हैं कि जब शोधकर्ता शोध समस्या के लिए चिंतन और मनन करता है तो स्वतः अध्ययन क्षेत्र के लिए चिंतन और मनन प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ शोध समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि क्षेत्र विशेष में ही प्रभावी होती हैं और प्रासंगिक होती हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयन में सदैव से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि वास्तव में चयनित अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में यह शोध समस्या प्रासंगिक है या नहीं। जैसे कि आपने किसी जिले की जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन करना अपना शोध समस्या बनाया कि हम इस जगह की जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे। आपने जो अध्ययन क्षेत्र चयनित किया है वहाँ पे आप ये देख तो लें कि क्या वास्तव में वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हो रही है या जनसंख्या वृद्धि वहाँ की समस्या है। यानी कि आप जो समस्या या जिस चीज़ पे आप फोकस करने जा रहे हैं वो आपके अध्ययन क्षेत्र से किस तरह से संबंधित है भी कि नहीं, इस बात को ध्यान में ले करके अध्ययन क्षेत्र का चयन करना चाहिए। आप वहाँ के निवासी हैं, आप उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, आपको उस अध्ययन क्षेत्र को लेने में सुविधा होगी। इन बातों का शोध में कोई स्थान नहीं होता। शोध का अध्ययन क्षेत्र चयनित होता है शोध समस्या के आधार पर। वह समस्या और शोध का अध्ययन क्षेत्र दोनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तत्पश्चात जो भी अध्ययन क्षेत्र हो उसका भौगोलिक व्यक्तित्व हो। भौगोलिक व्यक्तित्व किसी भी अध्ययन का भौगोलिक व्यक्तित्व होता है या अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक व्यक्तित्व होता है। भूगोल में अध्ययन की जो इकाई मानी गई है वो प्रदेश मानी गई है। हमेशा भूगोल में जब प्रदेशों का सीमांकन किया गया है मात्रात्मक और गुणात्मक विधियों से, तब उसको सराहा गया है। लेकिन प्रायः शोधकर्ता प्रशासनिक इकाइयों का या प्रशासनिक मानचित्रों का उपयोग करते हैं अपने शोध में। लेकिन भूगोल हमेशा के लिए जाना गया है प्रदेशों के सीमांकन के लिए। तो जहाँ तक संभव हो आपके जो अध्ययन का आधार है वह प्रदेश होना चाहिए। इसके साथ साथ अध्ययन क्षेत्र का आपको विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। आप जिस जगह को अपने अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित कर रहे हैं वहाँ के भौतिक लक्षण, वहाँ के आर्थिक लक्षण, वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण, वहाँ के राजनीतिक लक्षण
और वहाँ के जननांकिकी लक्षण आपको अच्छी तरह से ज्ञात होने चाहिए, उनका आपको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र के विशिष्ट ज्ञान के आधार पर आपको जो अध्ययन क्षेत्र का चयन करना है वो अनुकूल मापनी पे करना है कि आपका अध्ययन क्षेत्र अनुकूल मापनी पर चयनित हो। यानी कि कुछ शोध समस्याओं का अध्ययन वृहद स्तर पर संभव होता है और कुछ शोध समस्याओं का अध्ययन मध्यम स्तर पर संभव होता है और कुछ का लघु स्तर पर अध्ययन प्रासंगिक होता है। आशा यह है कि कुछ शोध समस्याओं का अध्ययन प्रदेश या देश स्तर पर आप कर सकते हैं, कुछ समस्याओं का अध्ययन आप जिला स्तर पर कर सकते हैं और कुछ समस्याओं का अध्ययन आप विकास खंड स्तर पर कर सकते हैं। तो शोध समस्या के स्वभाव के अनुसार कि शोध समस्या से प्राप्त निष्कर्ष हमारे लिए किस स्तर पे हम कार्य करें तो फलदायी होंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अध्ययन और साथ ही साथ अपने अध्ययन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम अनुकूल मापनी पे, ये जो मापनी है बृहद स्तर, मध्यम स्तर, लघु स्तर, अनुकूल मापनी पर अध्ययन क्षेत्र का चयन कर लेते हैं। बहुत बृहद मापनी भी नहीं लेते हैं और बहुत लघु मापनी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि लघु मापनी से प्राप्त निष्कर्ष को समष्टि पे लागू नहीं किया जा सकता और वृहद मापनी पे कार्य करने में असुविधा होती है एक रिसर्च स्कॉलर को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चयन होना चाहिए अध्ययन क्षेत्र का वो अनुकूल मापनी पे होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अध्ययन क्षेत्र के चयन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पांचवा अहम बिंदु है कि आंकड़ों की उपलब्धता, कि जिस समस्या के संदर्भ में आप शोध करने जा रहे हैं उस समस्या के संदर्भ में आपको चयनित क्षेत्र में या चयनित अध्ययन क्षेत्र में किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता है और किस प्रकार के आंकड़ों की उपलब्धता है। यानी कि जो समस्या आपने चयनित की है और जो क्षेत्र आपने चयनित किया है, आपको अपनी समस्या के अनुसार अपने आंकड़ों की आवश्यकता को समझना है और फिर उस अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में ये देखना है क्या उन आंकड़ों की, उस स्थान के आंकड़ों की उपलब्धता है। फिर दूसरे प्रश्न पे विचार करना है क्या उस अध्ययन क्षेत्र के लिए गौण आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। फिर तीसरे प्रश्न पे भी विचार करना है कि क्या उपलब्ध द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े विश्वसनीय और वैध हैं। फिर आपको अंतिम प्रश्न पे विचार करना है कि क्या प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य निश्चित समय सीमा एवं सीमित वित्तीय संसाधनों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। जब आपके पास में पर्याप्त विश्वसनीय और वैध द्वितीयक आंकड़े नहीं होंगे तो आपको प्राथमिक आंकड़ों की ओर जाना पड़ेगा। तो यह प्रश्न आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा कि क्या आप उस अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाकर के प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। क्या यह कार्य एक निश्चित समय सीमा और आपके पास जो भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उनमें सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। इन प्रश्नों पर विचार करने के बाद में आप किसी भी अध्ययन क्षेत्र का चयन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र के चयन करने के लिए छठी महत्वपूर्ण बात है कि संवेदनशील क्षेत्रों के चयन में हम उचित परामर्श लेते हैं। कोई भी क्षेत्र संवेदनशील है या प्रतिबंधित है, जैसे कि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत सीमा पे जो गांव बसे हैं आप उनका अध्ययन करना चाहें, तो ऐसे क्षेत्रों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन करने से पूर्व आपको विषय के विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेना चाहिए, जिसने इस विषय पे पूर्व ज्ञान रखता हो या पूर्व कार्य कर रखा हो, क्योंकि वो आपको
बेहतर ढंग से बता सकता है कि इस कार्य को करने में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, जिसके लिए आप अपनी मानसिक तैयारी रखें। शोधकर्ता को स्वयं भी यह पूछना चाहिए अब खुद से कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु अध्ययन क्षेत्र में क्या सर्वेक्षण संभव है और क्या गौण आंकड़े वहां पे या द्वितीयक आंकड़े वहां के उपलब्ध हैं। इन बातों पर विचार करने के बाद ही संवेदनशील क्षेत्रों को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन करना चाहिए। अन्यथा संवेदनशील क्षेत्रों के चयन को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित करने से शोधकर्ता को बचना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के अवरोधक कारकों का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ये 7वां अहम बिंदु है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण के जो भी अवरोधक कारक हैं उनका शोधकर्ता को पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अवरोधक कारक क्या हो सकते हैं? अध्ययन क्षेत्र के निवासियों का व्यवहार, आपका शोध का विषय क्या है, उस विषय पे वहां के निवासियों का व्यवहार क्या है, या आपकी प्रश्नावली में क्या क्या प्रश्न शामिल हैं, उन प्रश्नों को सुनने के बाद में उन निवासियों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इन सब बातों का आप भली भांति आकलन कर लें कि आपके प्रश्नों को सुनने के बाद में या इस प्रश्नावली को देखने के बाद में उनकी प्रतिक्रिया कितनी सकारात्मक होगी। भारत एक ग्रामीण परिवेश की बाहुल्यता वाला देश है। यहाँ पे विकास हुआ है लेकिन अभी भी पर्याप्त रूप से विकास नहीं हुआ है। कुछ जगहों पे कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होती हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में फोटोग्राफी। आप किसी का भी फोटो यूं नहीं ले सकते जितनी स्वच्छंदता के साथ आप शहरों में फोटो ले सकते हैं। या महिलाओं से संवाद, थोड़ी बात करना बात अलग है, लेकिन किसी सर्वेक्षण के लिए, किसी प्रश्नों पे या किसी शोध समस्या पे उनके क्रमशः विचार जानने के लिए, सर्वेक्षण करने के लिए महिलाओं से जो संवाद स्थापित करना पड़ेगा आपको, उन परिस्थितियों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या भारतीय समाज या जहाँ का समाज आप अध्ययन करने जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी बातें निषेध हैं, या किन किन बातों पे कौन कौन सी बातें वहाँ पे नकारात्मक मानी जाती हैं, या ये सब चीज़ें आपके शोध के दौरान जो आप सर्वेक्षण करेंगे उसमें बैरियर के रूप में आएंगे, अवरोध के रूप में आएंगे। एक और अहम बात है, हालांकि उसे सॉल्व किया जा सकता है, वो अहम बात है कि लोकल भाषा। अगर आपको वहाँ की भाषा और बोली का ज्ञान नहीं है या उनको आपकी बात समझ में नहीं आती है, आपको उनकी बात भली भांति नहीं समझ में आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अवरोधक है। इसे हम स्थानीय इंटरप्रेटर के माध्यम से दूर कर लेते हैं। लेकिन जो बात खुद से समझने की होती है वो बात नहीं आ पाती है इंटरप्रेटर से, क्योंकि आप स्वयं अपने शोध के अध्ययन क्षेत्र को भली भांति समझते हैं। जब आप स्वयं किसी बात को सुनते हैं और उस सुनने के अनुसार आप निर्धारित करते हैं कि देने वाले ने क्या उत्तर दिया है, तब आपको अपनी शोध समस्या का समुचित उत्तर मिलता है। जब आप उसका स्वयं विश्लेषण करें और जब आपको उसकी बात समझ में ना आए, कोई दूसरा आपको बात समझाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक, अब हमारा अगला बिंदु है कि अध्ययन क्षेत्र के प्रति पूर्वाग्रह ग्रसित ना होना। जिस क्षेत्र को हम अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित कर रहे हैं, अध्ययनकर्ता को उसके प्रति किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यानी कि अमुक प्रदेश के निवासी अमुक प्रकार के होते हैं और अमुक प्रदेश के निवासी अमुक प्रकार का कार्य करने में निपुण होते हैं इत्यादि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के ही अध्ययन करना चाहिए। अगर आप पूर्वाग्रह किसी अध्ययन क्षेत्र के विषय में रखेंगे तो आपके निष्कर्ष पक्षपातपूर्ण होंगे। इसके बाद सबसे आखिरी बिंदु है कि उपलब्ध वित्त एवं समय। शोधकर्ता को हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपना अध्ययन एक निर्धारित समयावधि और उपलब्ध वित्तीय सामर्थ्य के अंतर्गत पूर्ण करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे अपने अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए
अध्ययन क्षेत्र इतना विस्तृत कभी नहीं होना चाहिए कि निर्धारित अवधि और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत पूर्ण करने में कठिनाई हो। इसी के साथ मैं अपने आज के व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।